नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति इस समय गरमाई हुई है क्योंकि बजट पेश हो चुका है। जहां इस बजट को लेकर सरकार अपने आप को बेहतर कर रही है, कहना है कि अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है और इतिहास बनाने वाला बजट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अमृत काल का बजट है। कहीं ना कहीं इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष जो कह रहा है वही सही है, बजट में आम जनता के लिए कुछ नहीं है। अब अगर आम जनता के लिए कुछ नहीं है तो बजट होने का मतलब क्या है? तो विपक्ष का आरोप अपना आरोप है, पर सत्ता पक्ष का कहना है कि बजट को अगर आप गौर करेंगे तो तमाम बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है और एक ऐसा बजट पेश किया गया है जिससे देश की विकास की रफ्तार और तेज होगी। लगभग 45 लाख करोड़ का बजट, जो पिछले बजट से 6 लाख करोड़ ज्यादा है। खैर, यह मुद्दा हम बजट पर नहीं करने बैठे हैं, बल्कि हमारा मुद्दा भी बहुत अहम है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरगर्मियों को, एक तरफ तो एमएलसी चुनाव जिनकी आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जारी है, और उम्मीद के मुताबिक अभी तक परिणाम नहीं आए हैं और कहा जा रहा था रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, पर फिलहाल अभी तक 5 सीट पर संघर्ष जारी है। संघर्ष सपा और भाजपा के बीच, संघर्ष विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच, और संघर्ष व्यवस्थाओं और आरोपों के बीच। खैर, संघर्ष है, राजनीतिक संघर्ष करना जरूरी है। अगर संघर्ष नहीं होगा तो भारतीय लोकतंत्र की सूचना का क्या होगा? तो इसके अलग स्वामी प्रसाद मौर्य, जो इस समय लगातार चर्चा में है, चर्चा में तब भी आए थे जब बसपा छोड़कर भाजपा में आए थे, और चर्चा में तब भी आए थे जब भाजपा छोड़कर सपा में गए थे। हालांकि सपा में जाने के बाद विधानसभा चुनाव हार गए, पर समाजवादी पार्टी ने उनको अहम जिम्मेदारी देते हुए एमएलसी बनाया। एमएलसी बनने के बाद स्वर उनके मुखर हैं, और जिस तरह से रामचरितमानस वाला चौपाई वाला जो विवाद चर्चा में है वो लगातार बढ़ता चला है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अब बयानबाजी करते नजर आ रहा है। यहां तक कह दिया उन्होंने कि मैं इस पर शांत नहीं बैठूंगा, इसके न्याय तक लड़ाई करता रहूंगा जब तक भी उन चौपाइयों में संशोधन नहीं होगा। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का स्टैंड अगर हम कहें तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो एक निर्देश है वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, पर कहीं ना कहीं यहां पर सपोर्ट जरूर है कि करते रहो, मैं आपके साथ हूं। अब कौन साथ है कौन साथ नहीं है ये तो जनता भी जानती है, और जनता जनार्दन है, उसके कुछ भी छुपा नहीं है। खैर, धार्मिक ग्रंथों पर किसी तरह की बयानबाजी, धार्मिक ग्रंथों को जलाना, चौपाइयों को जलाना, पृष्ठों को जलाना, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। क्योंकि धार्मिक ग्रंथ किसी का भी हो, उस पर टिप्पणी करना, उस पर बात करना, उस पर कोई कुठाराघात करना, कहीं ना कहीं ये हमारे ना संस्कृति है ना हमारी व्यवस्था है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से मौर्य के बयान, उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक साक्षात्कार के दौरान ये भी कहा कि केवल विपक्ष यहाँ पर विकास के मुद्दे, बड़ी समिट होने वाली है, निवेश के मुद्दे, G20 सम्मेलन के कार्यक्रम होने उसके मुद्दे, और जो एक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है, उस व्यवस्थाओं को, उन अच्छाइयों को लोगों के जहन में ना उतरने दिया जाए, लोग उसमें ना समझें, उसको ना समझ पाए। इसके लिए इस तरह के बयानबाजी देकर माहौल को परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे कि भ्रमित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं वो बात स्पष्ट करती है कि अब जो चुनाव हैं, 24 का चुनाव और निकाय चुनाव, वो हल्के नहीं होंगे। हल्के इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, और कहीं ना कहीं 24 चुनाव की तैयारी हो चुकी है, और जिसकी पिच कल बजट के माध्यम से बीजेपी द्वारा तैयार कर दी गई। खैर, चुनाव भविष्य की गर्भ में नहीं, तो चुनाव में क्या होगा, कौन जीत के आएगा, ये बात तो यक्ष प्रश्न है। पर एक बात स्पष्ट है कि चर्चाएं यहां पर चलती रहती है और बयानबाजी का दौर हमारे देश में लगातार जारी है। फिलहाल कुछ बयान सुनिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था,
आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ प्रयास। समग्र समस्त महिलाएं और सूर्य समाज में आने वाली सभी हमारी दलित आदिवासी पिछड़ी जातियों को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं। और 97% ऐसे लोग, तो 97% लोगों की भावनाएं अगर किसी अपमानजनक टिप्पणी से आहत हो रही हैं, तो क्या उनकी भावनाएं नहीं है? क्या गाली देने वालों की ही भावना बंद होना चाहिए। और जितनी भी घुड़कियां आ रही हैं, देख लेने की, मार लेने की, सिर काट लेने की, नाक काट लेने की, जीभ काट लेने की, कान काट लेने की, इन धमकियों से स्वामी प्रसाद मौर्य विचलने वाले नहीं है। बल्कि आज हमने अगर इनके सम्मान की बात उठाई है, तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जब तक इनको सम्मान नहीं मिलता, जब तक आपत्तिजनक टिप्पणी संशोधित या प्रतिबंधित नहीं होती, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। खैर, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल सोचते हमें यही है कि काश ये लड़ाई जनता के मुद्दों के लिए होती तो शायद कुछ गर्व हमको भी होता। फिलहाल यहाँ पर जो लड़ाई है वो धार्मिक बयानबाजी के लिए है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप रूबरू करा दूं। नेता भाजपा से किसी भाई पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से भुवन भास्कर जोशी भाई अपना पक्ष रखेंगे, विनोद सिंह भाई कांग्रेस प्रवक्ता ग्रुप पर पक्ष रखेंगे, गजेंद्र त्रिपाठी राजनीतिक विशेषज्ञ ग्रुप में पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में सुनील त्रिपाठी भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा रहेगा प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी से रहेगा। प्रोफेसर साहब, कैसे देखते भाई यहाँ पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी और जब तक हक नहीं मिलेगा, जब तक संशोधन नहीं होगा, और मैं डरने वाला नहीं हूं, तो भाई मुख्यमंत्री ने कहा है कि केवल जनता का ध्यान, उनकी जो सोच है, जो उनके विचार हैं, जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ता देख रहे हैं, उसको भ्रमित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी का दौर जारी। कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हम नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब ने जो कहा है जी, विकास की बात कहा है जी, कि विकास जो हुआ है जी, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं जो 80-20 की बात कहकर जी, प्रदेश की सत्ता में काबिज हुए हों, जी, उनके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं, सुशोभित नहीं होती। और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, अच्छा, तो निश्चित तौर पर ये बातें शोभा नहीं होती। क्योंकि पूरा चुनाव का जो कैंपेन है योगी जी ने जो उठाया था, जी, वो 80-20 का विभाजनकारी नीति का, जी, वो उठा के सत्ता उन्होंने हासिल करी है। तो देश को उनकी ये बातें, विभाजन की बातें अच्छी लगती उनके मुंह से। अच्छा, और मैं कहना चाहता हूँ हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के स्टैंड के बारे में आपको क्लियर करना चाहता हूँ गौरव भाई। जी, हम लोगों का कहना है कि जो हमारा ना तो किसी धर्म से विरोध है, ना जी, किसी धर्म ग्रंथ से विरोध है। जी, हम लोग राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, जी, लेकिन हमारी जो सोच है, जी, तो हमारी सोच है कि वो पंक्तियां जो शूद्र विरोधी है, जी, जो पंक्तियां महिला विरोधी है, उनको उस धर्म ग्रंथ से हटा दी जाए, जी, ताकि हमारा मानना है कि महिला जो है वो ना तो ताड़ना के अधिकारी है, न शूद्र समाज ताड़ना का अधिकारी है। हम लोग इनकी लड़ाई को, ओबीसी, एसटी महिलाएं, इनकी लड़ाई को पहले भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। अच्छा, जोशी जी आपकी बात पूरी हो गई क्या? भुवन भास्कर जोशी आपकी बात पूरी हो गई क्या? अभी और कुछ बोलेंगे आप? नहीं, आपको कोई और क्वेश्चन बताइए। आपने जो नहीं, करी तो मैंने बता दिया। और कुछ बात है? इतना आप शांत हो गए, ठीक है, ठीक है। कैसी भाई, भाई जोशी जी का कहना है कि मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए और उनके मुंह से शोभा नहीं देता है, जो 80-20 की व्यवस्था करके सत्ता में आए हैं, और उनके मुंह से ये बातें शोभायमान नहीं होती। देखिए गौरव जी, जी, पहली बात तो ये कि अब ये विषय नहीं रह गया है कि चुनाव में क्या मुद्दे थे जी, और किसने क्या कहा। उसके जी, बाद में सब लोगों ने अपनी अपनी बातें मंच पे रखी। जी, उन लोगों ने भी अपनी बातें मंच पे रखी जिन्होंने कहा कि भाई ये बुलडोजर बाबा है अच्छा, और इनका विरोध करना है। जी, और ये भी बातें सामने आई जी, कि फिर से जीएसटी की बात की गई जी, और फिर से नोटबंदी की भी बात की गई। जी, आप देखिए कि कांग्रेस ने कैसे कैसे आरोप लगाए जी, और तमाम सारे आंदोलनों की भी चर्चा हुई, बात हुई। जी,
लेकिन विकास की जो गंगा उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल तक बही, जी उसी का परिणाम रहा जी। कि कई सारे दलों से गठबंधन करने के बाद में भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सबको मुंह की खानी पड़ी। अच्छा। आप देखिए, बीएसपी एक सीट पे सिमट के रह जाती है, जी। कांग्रेस एक दो सीट पे सिमट के रह जाती है, और समाजवादी पार्टी जो 2012 से लेके 2017 तक सत्ता में रही जी। और जिसने कांग्रेस की बैसाखी थामी थी, अच्छा। और उसके बाद में जब 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, जी। तब इन्होंने बीएसपी की बैसाखी थामी, लेकिन तब भी इनकी गंगा पार नहीं हुई। और इस बार कुछ और दलों का साथ लिया, तब भी गंगा पार नहीं हुई। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की राजनीति या किसी का साथ लेकर के या जनता को भ्रमित कर करके आप जनता का वोट नहीं पा सकते। अच्छा। जनता वोट उसी पार्टी को देगी जिस पार्टी में लगेगा कि जनता के लिए पार्टी ने काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है जो, और जो गरीबों के लिए, असहायों के लिए जो पार्टी काम करती है। और मुख्यमंत्री का दरबार और मंत्रियों के दरबार हमेशा जनता के लिए जिस पार्टी में खुले रहते हो, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, जिस पार्टी में पार्टी के नाम पर गुंडागर्दी ना हो, पार्टी के विधायक सांसदों का सहारा लेकर के गुंडे जो पनपते हैं, वो स्थितियां ना हो। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। 5,000 से ज्यादा वो चाहे इनकाउंटर हुए हों, और उनमें से 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी मारे गए, उनका भी जातिवाद किया गया। समाजवादी पार्टी ने तो खुल करके कहा अच्छा कि आप चुन चुन करके केवल यादवों को और मुसलमानों को मार रहे हैं और उसको इनकाउंटर का नाम दे दे रहे हैं। जी। लेकिन जब न्यायालय में गए तो न्यायालय में भी इनको मुंह की खानी पड़ी। न्यायालय ने भी लताड़ लगाई कि जो 1-1, 2-2 लाख के इनामी बदमाश हैं, उनको आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं। और 5 साल तक आपकी सरकार रही, तब आप उनको गिरफ्तार करके जेल भी नहीं भेज पाए। अगर आपने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया होता तो ये इनकाउंटर की नौबत ही क्यों आती। लेकिन जो पार्टी संरक्षण देती हो गुंडों को, माफियाओं को, वो माफियाओं को, और जब उनकी संपत्तियों पे बुलडोजर चलता है तो कहते भाई ये कौन सा न्याय है। आपको अगर न्याय दिलाना है तो आपको इनको पकड़ के जेल भेजना चाहिए और न्यायालय से आर्डर लाना चाहिए। उस पे भी ये कोर्ट पे गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उस पे भी न्यायालय ने कहा कि भाई जो न्यायिक प्राधिकरण बने हुए हैं और जो नाजायज संपत्तियां हैं, जो इंक्रोचमेंट करके संपत्तियां बनाई गई हैं या सरकारी जमीन पे जो कब्जा करके बनाई गई हैं, उसके लिए कोई अतिरिक्त आर्डर लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी जमीन पे जो अवैध निर्माण है उसको तत्काल ध्वस्त करने का अधिकार वर्तमान सरकार को, वर्तमान नगर निगमों को है, और उसी के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। तो इसको भी कहा गया, इसको भी खूब भुनाया गया चुनाव में। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि चूंकि अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो क्या ये कहना चाहिए कि भाई आपने जो है एक ब्राह्मण का इनकाउंटर कर दिया। जब विकास दुबे की बात आई तो वो विकास दुबे जिसने 5 ब्राह्मण पुलिस कर्मियों की हत्या की, वो ब्राह्मण नहीं थे। उसका सारा अपराध ब्राह्मण के पीछे छुपाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की और जनता ने उसको भी नकार दिया। तो देखिए, जो पार्टी जनता के लिए काम करेगी, जनता के सुख चैन का ध्यान रखेगी। देखिए, जो लोग बिल्कुल एकदम सेफ जोन में रह रहे हैं, जिनके आगे पीछे 10-10, 20-20, 50-50 सिक्योरिटी गार्ड है, जिनको जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उनको एहसास नहीं होता है कि समाज में गुंडागर्दी का क्या परिणाम होता है। अच्छा। लेकिन जो गरीब असहाय आदमी एक अपने मकान में रह रहा है और उसका बाहर निकलना दुर्भर है, उसको तमाम गालियां भी पड़ती है, उसकी संपत्ति कब्जा भी होती है, और जब वो थाना पुलिस जाता है तो पता चलता है कि भाई जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है उसको किसी ना किसी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, तो वो भी वहां पे भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर चला करके 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अलग अलग माफियाओं की जब्त की है। मात्र 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति तो जी हमारा मुद्दा ये भी था कि आज अंसारी की जब्त की गई जी। आज एमएलसी चुनाव के परिणाम आने थे, की संपत्ति आज एमएलसी चुनाव के परिणाम आने थे, महज 5 सीटों पर यहाँ पर काउंटिंग हो रही थी, और मैं देख रहा हूँ कि सुबह से इसको मैं देख रहा हूँ, और मैंने सोचा था कि शायद डिबेट भी मैं इसी मुद्दे पे करूंगा, पर अब तक परिणाम नहीं आए हैं और लगातार नोक-झोंक जारी है। क्या कारण है कि अब तक परिणाम, केवल 5 सीटों पर काउंटिंग जारी है, और जाहिर तौर पर बात है महत्वपूर्ण चुनाव है, पर कहीं ना कहीं ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जीत कौन रहा है। लगातार वहाँ संघर्ष जारी है, तो ऐसी कैसी काउंटिंग चल रही है, तब तक परिणाम सामने नहीं आ पाए। मैं तो यही बहुत देर से देख रहा हूँ, और शायद यही मुद्दा भी मैं रखना चाह रहा था पहले जी।
गौरव जी देखिए 5 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है और देखिए ये चुनाव आयोग का विषय है ये, और चुनाव आयोग ने चुनाव करा दिए, केवल काउंटिंग की बात है, काउंटिंग जारी है। 5 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है और अभी हमें लगता है कि 2 घंटे हुए हैं जो है काउंटिंग होते होते, तो परिणाम भी आ जाएंगे। परिणाम के लिए हमें लगता है हमसे और आपसे ज्यादा जो प्रत्याशी है वो ज्यादा लालायित है, ज्यादा आसान्वित है और ज्यादा उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है जो प्रत्याशी है, चाहे जिस पार्टी के हो। तो हमें लगता है कि उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, सपा का प्रत्याशी हो या निर्दल प्रत्याशी हो, तो हमको आपसे ज्यादा परिणाम, जल्दी से जल्दी परिणाम घोषित हो, इनको इस बात की आप मुस्कुरा रहे हैं, उनके अंदर ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं किसी में, क्या बात है जी? परिणाम की बात पे आप मुस्कुराने लगे तुरंत, कोई खास बात है देखिए गौरव जी देखिए आप बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही जो है क्लीवर पत्रकार है और सारी चीजों को आप पकड़ने का भी प्रयास करते हैं। देखिए मुस्कुराहट जाहिर सी बात है कि आने वाले परिणाम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के चेहरे पे मुस्कान लाने वाले, इसीलिए यह मुस्कान है। अच्छा ठीक है, जोशी जी मुस्कुराइए केसी भाई के चेहरे पे, बोल लीजिए। बिल्कुल, मैं आपके एमएलसी चुनाव की बात करूंगा। इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी रखे उनकी बात को भी मैं कोशिश करूंगा जवाब दे दूं। मेरे को लगता है कि भगवान राम का अपमान करना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। मैं आपको बताना चाहता हूं पहले नंबर पे कि इनके जो मुख्यमंत्री, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो राजस्थान में जब चुनाव में गए तो उन्होंने हनुमान की जाति बताने का काम करा। इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी बोलते हैं सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। अभी यही नहीं रुका, अब इनके जो सहयोगी है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं दशरथ राम के पुत्र नहीं थे, और ये बात करते हैं अयोध्या की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस प्रकार जमीन की धोखाधड़ी काम करा, पूरे देश और प्रदेश में देखा। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यापारी लोग अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, कैसे इन्होंने वहां के व्यापारियों को बेदखल करने का काम करा। अयोध्या के लोग गए थे, वहां प्रतिनिधिमंडल गया था व्यापारियों का, उनके दुकानों को हड़पने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। निश्चित तौर पर ये जवाब देने का बात करेगा। और रही बात एमएलसी की चुनाव की, गौरव जी जो आपने मुद्दा आज का रखा है, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है और हम इतने और उसमें पूरे प्रभारी बनाकर हमारे एक एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत करी है। लेकिन जैसा कि रामपुर का इतिहास अगर हम उठा के देख लेते हैं, सत्ता पक्ष से जो एसेट्स है आज के टाइम में, इनके जो एसेट्स है वो है इनका शासन प्रशासन, वो जो दुरुपयोग करने में ये लोग माहिर है। इसलिए अगर उसका दुरुपयोग नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि रामपुर का इतिहास पूरे देश और प्रदेश ने देखा है किस प्रकार वहाँ की जो पुलिस थी, वहाँ का जो शासन प्रशासन था, वो लोगों को चुनाव में वोट डालने नहीं दे रहा था। क्या कह रहे हैं? इनकी नीति और नियत बन चुका है। ये भी यानी अभी कह रहे हैं, इसलिए कैसे भाई मुस्कुरा रहे थे, इसलिए कैसे भाई मुस्कुरा रहे थे, अभी कहना चाहते हैं कि दुरुपयोग कर लेंगे। देखिए मैं आवाज इनकी स्लो है, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी की मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अगर आप प्रश्न दोहरा देंगे गौरव जी तो मैं उत्तर दे पाऊंगा। जोशी जी दोबारा बता दीजिए भाई, जल्दी बोल दीजिए। आवाज बहुत स्लो है, आवाज पहुंच नहीं पा रही। जो भगवान राम का अपमान है वो करना कोई आपकी पार्टी से सीखे। आपके जो मुख्यमंत्री है वो जाके राजस्थान में क्या कहते हैं, राजस्थान में कहते हैं कि हनुमान जी की क्या जाति थी, जाति पूछने का काम करते हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी कहते हैं सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, और आपके डॉक्टर निषाद क्या कहते हैं जो आपके सहयोगी है, वो ये कहने का काम करते हैं कि दशरथ राम के पुत्र नहीं थे। ये और दूसरा बात, अयोध्या जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं, वहां पर जमीन में जो घोटाले में आपके जो नेताओं का नाम आया, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे क्या बात करते हैं भाई, देश और प्रदेश देख रहा है। इसके अलावा जो व्यापारी वहां पर दर भटक रहे हैं, देखिए हमारे राष्ट्रीय करने से नहीं होता। निश्चित तौर पर जब दुकानों को आपने हड़पने का काम किया, न्यायालय ने भी कहा कि यहाँ पे कोई घोटाला नहीं। ठीक है हो गया, हो गया। और देखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, भगवान हनुमान जी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अगर वनवासियों के देवता कहा और आदिवासियों के देवता कहा, आदिवासी वनवासी कहा उनको, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो वनवासी नहीं थे, वो जंगल में पूरी भगवान राम ने जब राजस्थान में जाके की तो ये वनवासी सेना नहीं थी, क्या थी? आप हनुमान जी की राजतांत्रिक सेना थी, ये लोग रहते थे। तो कुल मिला के, और दूसरी बात ये देखिए, दो चीजें होती हैं,
जी। किसी चीज को महिमा मंडित करना और किसी चीज को अपमानित करना, अवहेलित करना। आप देखिए इन वक्तव्यों के बाद अगले राउंड में बात करेंगे। क्या कहीं पे रामायण जलाई गई? क्या आप लोग रामायण जला रहे हैं? बताइए, समाजवादी पार्टी रामायण जला रही है, उसका समर्थन कर रही है, क्या महासभा वाले बात है? जलाया, थोड़े जलाया भाई, सपा वाले थे क्या उसमें? कैसी भाई? नहीं, सपा ने नहीं जलाया। और किसने जलाया भाई? सपा ने जलाया। सपा मूक है, सपा समर्थन कर रही है, सपा जलवा रही है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में कांड भी किया। अच्छा। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया ने अयोध्या में कांड भी किया। अच्छा। जब वो टीला जो था वो ढाया जा रहा था, अच्छा। तब भी उन समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। अच्छा। और जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तब भी इन लोगों ने विरोध किया। अच्छा। ये भी कहा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये भी कहा कि एक पत्ता वहां पर नहीं मार सकता है। अच्छा। राम मंदिर तो बहुत दूर की बात है, आप लोग स्वप्न देखिए, केवल ख्वाब देखिए आप। अच्छा। ऐसे भी बयान आए। और आप रामायण जला रहे हैं और उसके बाद में कहेंगे क्या हम लोग हिंदू विरोधी हैं? फिर 20 और 80 की बात भी करते हैं। ये बात आपने डिबेट जहां से शुरू की, 20 और 80 की बात। चलो ठीक है, हो गया, पार्टी ने हो गया। और आप देखिए, आप लोग टर्न हो गया, अगले टर्न में बोलिएगा, अगले टर्न में बोलिए। हो गया। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस विनोद सिंह। विनोद भाई जी, भाई हमारे देश में बयानों के लिए कोई जगह नहीं, खासतौर धार्मिक बयान। आवश्यकता क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वास्तव में अगर धर्म के प्रति हम लोग इतने सावधान हैं तो कम से कम किसी भी इंसान को, किसी भी पार्टी के नेताओं को धार्मिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इसके लिए गाइडलाइंस जारी होने चाहिए, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कुछ भी हो। पर मैं देख रहा हूँ बहुत समय से कभी सूपनखा, कभी रावण, कभी लादेन, यानी किस तरह के बयानबाजी का दौर जारी है, मेरी समझ से बाहर है। भारतीय राजनीति में इस समय केवल मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, पर किस डगर पर हम लोग जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सवाल यही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जी। ये बुनियादी बात का ख्याल जी अगर आदमी रखे और अपने जीवन में उसका अनुपालन करे, जो सी भी व्यवहारिक समस्याएं हों, तो सही रहता है। मेरा व्यक्तिगत राय है, और क्योंकि हम अहिंसा और प्रेम, दया, करुणा, गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत कार्यकर्ता वाली पार्टी के एक पार्टी के नेता हैं जी, तो हम तो ये मानते हैं कि देखिए, ऐसी कोई भी वक्तव्य, बयानबाजी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो समाज में, राजनीति में प्रतिष्ठित है, परिपक्व है, अनुभवी है, उसको बचना चाहिए कि किसी व्यक्ति को जानबूझ के वो आहत ना करे। अच्छा, ये बात है, ये होना चाहिए। लेकिन अब ये है कि राजनीतिक मजबूरी, व्यवस्था या माहौल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से बना दिया है आज के समय में कि ये इन लोगों की राजनीति वहीं से शुरू होती है और वहीं तक अंत हो जाती है। अच्छा, बीजेपी बनाया बिल्कुल। आप जो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात, तो देखिए, आदमी की राजनीतिक वक्तव्य, उसके विचार, अच्छा, आध्यात्मिक, धार्मिक विचार, श्रद्धा, वक्तव्य, दोनों में अंतर होता है। अच्छा। लेकिन अब सबको मिश्रण करके, मिक्स करके इन कारण केवल सत्ता सिद्धि के लिए कोई बयानबाजी दे दिया जाए बिना कुछ सोचे समझे। अच्छा। कि इससे क्या आहत होगा भविष्य में, समाज को इसके मानने वाले, जानने वालों पर कितना ये आहत करेगा और समाज किस प्रकार से बटेगा, समाज में किस प्रकार का संघर्ष होगा, इस सबका चिंतन करना चाहिए। अच्छा। और हमारा कोई भी, भारतीय जनता पार्टी स्वयंभू घोषित है और अपने आप को मानती है कि धर्म की ध्वजवाहक पार्टी है। अच्छा। ये तो धर्म की बड़ी बुनियाद सी बात है, विद्या ददाति विनयम। अच्छा। और हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते क्या हैं। बात है? लेकिन अगर कोई ज्ञानशील, कोई गंभीरता अच्छा, का परिचय नहीं देंगे। अच्छा, आपको लगता है धार्मिक बयानबाजी बीजेपी करती है क्या? केवल नहीं, देखिए, उसमें तो उनको महारत हासिल है। अच्छा। आप चूंकि देखिए, कांग्रेस करती कि नहीं करती? नहीं, आप राजनीति में अगर इसको एक प्लेइंग एरिया की तरह लेंगे, सामने वाला अगर उसी पिच पे, उसी वेग से, उसी आवेश में वही बात कर रहा है, तो आपको काउंटर करने के लिए कई बार व्यवहारिक तौर से मजबूरियां हो जाती हैं। समझ गया, मैं समझ गया, कहां से समर्थन कर दिए, मैं समझ गया। नहीं, समर्थन की बात नहीं, मैंने पहले ही कह दिया, इससे बचना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, ये आपके विवेक, जनता के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का अनिश्चित संघर्ष का, असुरक्षा का वातावरण बना लिया है, जिससे ये देश, ये समाज, और सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान किया तो हिंदू समाज का किया है। अच्छा। अपने वोटरों का किया है। क्योंकि जब आप 80-20 की बात करते हैं, आप नीतिगत आप असफल हैं पूरी तरीके से, सैद्धांतिक रूप से आप फेल हो चुके हैं। अच्छा।
किसी भी प्रमाणिक इंडेक्स में आपकी जब दूर दूर तक जगह नहीं है, तो जब देश शर्मसार होता है, हमारा युवा, हमारा स्किल्ड युवा, हमारी महिलाएं, देश की कानून व्यवस्था जब प्रदेश की लचर होती है, तो सबसे ज्यादा जब उसमें सर्वाधिक भागीदार हिंदू समाज है, तो उसी का तो आप नुकसान करते हैं। लेकिन ये इनको समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं कह रहा हूं विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। 2014 में युग पुरुष बन के तो आए, नया भारत का संकल्प तो इन्होंने दिया, स्मार्ट सिटी की तो बात की, हाईटेक की तो बात की, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की तो बात की, लेकिन आज आप देख रहे हैं इतने वर्षों के बाद इनकी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि आज जब भी चुनाव होता है या ऐसी बात होती है तो इनको वही लाइन दिखती है। कितने घोटाले कर दिए बीजेपी सरकार ने केंद्र में। बिल्कुल चारों तरफ घोटाला अभी भी आपको बाकी है। अच्छा, बुलबुला इतना बड़ा बुलबुला था, उसके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 में आने वाले के साथ आपने देखा। कौन से बुलबुले की बात कर रहे हैं? आपने देखा बुलबुले, आप तो अर्थशास्त्र के भी जानकार हैं, समझते हैं, आप कार्यक्रम करते रहते हैं। अच्छा। तो ये जैसे जैसे परतें खुलती जाएंगी, सवाल है नियत का। अच्छा। नीतिगत फेल्योर कभी किसी का हो सकता है काम करते, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अच्छा। लेकिन ये पार्टी, इसके नेता पूरी तरीके से झूठ, जुमलाजीवी, मिथ्या प्रचार की आश्रित सरकार है, और ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, विमर्श फैला सकते हैं, घृणा फैला सकते हैं, क्योंकि ये सब करके इनको जवाब नहीं देना पड़े। उसका भी कारण है, देखिए हर चीज का, हर एक्शन का, हर बात का कारण है, क्योंकि आप फिर उनसे रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं करेंगे। आपने ये नहीं कहेंगे 2014 में आप ये मुद्दों पर आए थे, नया भारत बनाने की बात कर रहे थे, आज तो आप कहां 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। आज भी नीतिगत जब उनसे सवाल करिए तो 70 साल पहले, 50 साल पहले, अरे आपको जनता ने मैंडेट दिया, आप जनता की सेवा करके दिखाइए। तो आज ये स्थिति है, और सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारे साथी पार्टी के, मैं यही कहूंगा, उनकी बात सुनी जाती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण बना के फायदा मिल जाता है, तो इससे बड़ी सतर्कता और सावधानी से अपने टर्न पर जाल में फंसने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट जो हमारे नेता ने दिया है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, इनके सारे बुलबुले, सारा सारा मिथ्या प्रचार सब फेल हो गया है। जनता स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से अपने मनोभाव को खोलते हुए, अपने मस्तिष्क को खोलते हुए भागीदार बनी है। इसलिए हड़बड़ाई और घबराई सरकार है। ठीक है जी भाई, हो गया। अब ये बहुत दूर नहीं है, इनको करारा जवाब देने वाली है। कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, वोट बैंक जोड़ो यात्रा है, कौन सी यात्रा? भारत जोड़ने से आपको समस्या क्या है? अच्छा, आप बताइए, आप प्रायोजित कार्यक्रम करिए, वाहवाही लीजिए, सब कुछ खुद बन जाइए। कौन सा प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं? जनता ने आपको खारिज कर दिया था। ये कांग्रेस की बौखलाहट है कि ये उत्तर प्रदेश में जितनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उस पे सवाल खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी, लखीमपुर वाली, ये सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिन्होंने 84 के दंगे कराए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से ब्राह्मणों को लगातार आर्थिक भ्रष्टाचार से लेकर सब में आपने रिकॉर्ड पूरे देश है, और आप केवल कांग्रेस के ठीक है, सुनील त्रिपाठी बात देता हूँ, और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सारी बातें हटा दीजिए, की बात कर, अभी जवाब लूंगा आपसे। अभी राजस्थान में क्या हुआ? मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप क्यों, आपकी क्या समस्या? आप सरकार में है तो क्या बोलने का हक भी छीन लेंगे? भारतीय जनता पार्टी ये तो गलत है। देखिए, का समर्थन करने पर उस टेलर का गला काट दिया गया राजस्थान में। ऐसे मत करिए। और यहाँ पर रामायण जलाई जा रही है, इसका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए उन लोगों के साथ जो रामायण जला रहे हैं, रामायण की कुटिया जला रहे हैं? अरे रामायण आप क्यों 80-20 की बात करते हैं? आप कार्रवाई करिए, आप राजनीतिक बयानबाजी क्यों करते हैं? मैंने पहले ही कहा डिस्क्लेमर, मैंने पहली लाइन कहा कि किसी को किसी की भावनाओं को आहत करने से बचना चाहिए, लेकिन आप तो अभ्यस्त हैं उसमें। आपके यहाँ तो ट्रेनिंग ही इस बात की दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल। किसी छुपा है क्या? आप किसी जन बताइए, सब वैशिष्ट हैं, लेकिन इनके पास योग्यता के नाम पे इसके अलावा कुछ है क्या? आप इतनी देर में इन्होंने कोई मुद्दे की बात कही? 1 मिनट, केवल धर्म, केवल प्रपंच, केवल राजनीति, केवल व्यक्तिगत अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी, इसके अलावा है इनके पास क्या? ये प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने को क्लेम करने वाली, इनके पास योग्यता के नाम पे, ठीक है, विषय के नाम पर बस यही है, ठीक है, अलावा कुछ नहीं। ठीक है, केसी भाई हो गया, केसी भाई हो गया, सुनील त्रिपाठी ले लो, हो गया, आपकी बात आ गई, केसी भाई आ गई, आपकी बात आ गई, फिर लूंगा, किसी अगले टर्न में आपकी बात लूंगा, केसी भाई, ठीक है, हो गया, ठीक है, सुनील भाई अपनी बात पूरी। सुनील त्रिपाठी जी, देखिए, बड़े पत्रकार जी, जी, मेरा मानना है जी, राजनीतिक पार्टियों का स्तर इतना गिर गया है, अच्छा, कि जिसको संभलते संभलते
संभल जाए तो बड़ी बात, संभलने की स्थितियां नजर नहीं आ रही। अच्छा, कारण है कोई एक गलत शब्द प्रयोग कर रहा है, कोई दूसरा प्रयोग कर रहा है। आप बता दिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई प्रधानमंत्री खून सौदागर कहती है, तो कोई राष्ट्रीय नेता पप्पू कहता है, कोई विधानसभा के अंदर कहता है तेरे बाप की है जी। आप बताइए, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, गौरव जी, आपने भी देखा, विधानसभा का सत्र देखा, विधानसभा दरबार देखा है, कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो बता दिए। एक बार दुर्भाग्य हुआ 96 में, जब विधानसभा में जूता पगार हुई, लोग सर फटे। कब से शुरू हुआ? 89 की बात से। अच्छा, मेरा मेरा मानना जब से कांग्रेस गई है गौरव जी, उसके बाद से राजनीतिक दल अच्छा अपने मानवता शिष्टाचार को खो चुकी है। अच्छा, और अच्छा, जो परिस्थितियां आ रही हैं, अच्छा, इसमें तो हमको नजर आ रहा कि इससे ज्यादा ही तो आपको जाकर कांग्रेस मेंटेन की थी सारी चीजें, कांग्रेस ने सारी चीजों को मेंटेन किया हुआ था, नहीं देखिए, संभाला हुआ था। देखिए जो डिसिप्लिन थी, मैं 25-26 साल हो गया हमको गौरव जी इस लाइन में जी। मैंने देखा कि राजनीतिक स्तर कांग्रेस का सबसे बढ़िया मैं मानता हूं। अच्छा, कि वहां न जातिवाद था, न क्षेत्रवाद था, न वंशवाद था। उत्तर प्रदेश में अब है कि नहीं है? नहीं, देखिए अब जब आप ऐसे मैं कह रहा हूं कि हमाम में तो अब सब एक ही जैसे हो गए। क्या बात। लेकिन उन दौर को याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में जात धर्म छोड़ के मुख्यमंत्री बनाए जाते थे। किसी के कहने में मौका ना मिले कि इस वर्ग का मुख्यमंत्री या नहीं हुआ जी। उस सत्ता पे आते आते एक धारणा बन गई कि होंगे तो हम ही होंगे। दूसरी बात जी, अब आप गौरव जी थोड़ा सा हमको समय दे दीजिएगा, जल्दी बोलिए। आतंकवाद पे जी, समाजवादी पार्टी जी आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए पूरा प्रयासरत रही। अच्छा, आपने भी देखा, आप तो मीडिया को सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, कि बाराबंकी कांड देख लीजिए। और जब सरकार भारत सरकार सॉरी केंद्र सरकार जी, भाजपा की नहीं थी उस समय, लखनऊ में, बनारस में कई जगह एक ही साथ लखनऊ कचहरी में बम ब्लास्ट किए गए। अच्छा, आज मैं लॉ एंड ऑर्डर पे मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं भाजपा के साथ खड़ा हूं। अच्छा। आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश किसी कोने में 7 सालों में बम ब्लास्ट हुआ हो योगी आदित्यनाथ की सरकार। गरुड़ भाई, हाथरस घटना, लखीमपुर घटना, गोरखपुर याद दिला रहे थे। हाँ हाँ, हम उस बात सहमत हैं। ऐसा है गौरव जी, जी, साजिशन अपराध अगर समाज होगा तो साजिशन अपराध भी होंगे, क्या बात और उस अपराध को कोई नहीं रोक पाएगा। क्या बात है। और साजिश करता अगर भारतीय जनता पार्टी से का जुड़ा शीर्षस्थ नेता हो, अरे तो उनकी सरकार कैबिनेट में शामिल हो। विनोद जी, तो जेल मैं आपको याद दिला दूं कि आप ही के आजम खान साहब का एक रिश्तेदार 35 में, अरे इनका आवेदन कहाँ है? विनोद जी तो कांग्रेस के भाई। अरे जेल गया जब कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस नेताओं ने वहां पर आपसे सवालिया निशान किया, जब मीडिया का दबाव रहा, जैसे निष्पक्ष ईमानदार चैनलों ने आपके डर के बजाय आपने जो शासन से बयान जारी किया, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसके बाद जब आप एक्सपोज हुए तब आपने कार्रवाई की। कोई कार्रवाई आपने अपनी इच्छा शक्ति के उससे नहीं की। विनोद जी कार्रवाई करना आपकी दो व्यवस्था मिनट की, हमको क्योंकि दे दीजिए, कांग्रेस खड़ी हो गई थी। विनोद जी लिख रहे थे FIR मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ, जहां तक मुझे जानकारी है कि आपकी सरकार में हमारे 7 सैनिकों को सरकार दिए गए। अच्छा, और उसका जवाब क्या हुआ बता दीजिए हमको। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह जैसा अच्छा, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को जी, देहाती औरत कहा गया। अच्छा, आज आप बता दिए नरेंद्र मोदी जी की किसी औकात कहने की है? अच्छा, बता दीजिए जो कह देहाती औरत हो। विश्व आज देख लीजिए, भारत तरफ देख रहा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया है। और दूसरी बात, एक मैं और कहना चाह रहा हूं गौरव जी कि अब हिंदू समाज जी के लिए अगर वास्तव में भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को कोई काम करना है, बचाना है, तो ऐसा कानून लाया जाए जो सनातन धर्म खिलाफ बोले, उसे फांसी देनी चाहिए। अच्छा, ठीक, हिंदू समाज खतरे में है क्या? खतरे में है। अच्छा। अरे हिंदू, आप देखिए खतरे में नहीं है। अच्छा। तो अब रामायण में एक चौपाई पीछे इतना बॉल मचा दिया। अच्छा, कि मैं रामचरितमानस में। स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछना चाह रहा हूं आपके राष्ट्रीय चैनल से कि आप बसपा में रहे, मंत्री रहे, उस समय सो रहे थे क्या? जानकारी नहीं थी आपको? अच्छा, भाजपा में आप आए और उस समय भी गणेश जी का विरोध किया गया। अच्छा। लेकिन केसी जैन जी ने उनको भी ले लिया। अच्छा, ऐसे राजनेताओं को तो आप लात मार बाहर निकाल दीजिए। अरे मर्यादा रहिए भाई, मर्यादा रहिए। अच्छा ये सारी सुनील भाई, मानता हूं, ऐसे लोगों को तो आप अपनी पार्टी से अलग कर दीजिए। सनातन धर्म से भाजपा का क्या संबंध है? सनातन धर्म से इनका संबंध भाजपा क्या का है? नहीं, विनोद जी, ये तो अधर्मी लोग हैं, आपका भी संबंध है। अगर आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, संबंध आपका भी है। और मैं इस बात को चैलेंज करता हूं विनोद जी, यही सब कोई कुरान और बाइबल के लिए कह के देख ले, फाड़ देख ले, औकात है उसकी इस हिंदुस्तान में। केवल सनातन धर्म ऐसा ना कि हम लोग जातियों में, देवताओं में अलग अलग बचे हैं। लेकिन विनोद जी, अगर आप हिंदू हैं, सनातन हैं, ठीक,
हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम धार्मिक हैं, तो आपके इष्ट का अपमान किया जाए। पार्टी बताएगी? नहीं, कैसी जनता बताएंगे? ये जनता बताएगी। नरेंद्र मोदी बताएंगे? इनकी योग्यता क्या है, इनकी साधना क्या है, इनकी समाज में उपयोगिता क्या है, इनकी तपस्या क्या है? पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया को भी शर्मसार किया है जब प्रामाणिक रूप से अपना आकलन कीजिए, संशोधन के माध्यम से आप अपना आकलन कीजिए। ये हमारे बात नहीं है, ऐसे नहीं बात होने वाली। नहीं लगभग भारत से आप एकदम साफ हो गए। भारतीय जनता पार्टी के 60 गांठ की अरे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी मैं जो अभी इतनी बड़ी यात्रा निकाली है भाजपा जैसी 50 किलोमीटर की। बोलने वाले लोग, जुमलेबाज लोग, अच्छा सैद्धांतिक रूप से नीतिगत अरे भाजपा प्रवक्ता थोड़ी ना भाई, कभी सवाल ना लेने वाले भाजपा प्रवक्ता थोड़ी ना है, करने वाले लोग, पत्रकार है भाई, रसातल में आकलन है भाई, लोग, बेरोजगारी बढ़ाने वाले लोग, महिलाओं का अपमान करने अरे वाले विनोद भाई, बेच दिया किसानों को 15-15 दिन भेज दिया, 500 रुपए के लिए जेल में डाल दिया आपने। आप क्या बात करते हैं इस देश के लिए? अगर आप किसान हैं जानते हो भाई, बिल्कुल हम बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे। मैं निष्पक्ष कह रहा हूँ, भारत के भविष्य के 500 टैक्स के लिए किसान 15-15 जेल काटता था, और कैसी उसके जानवरों को उठाकर घर में ताले लगा हमारा दिया। जोशी मुस्कुरा रहा है, 15 महल में रह रहा है। नहीं अब लगान तो नहीं देना, सिंचाई तो नहीं देना है, लगान सिंचाई को लेकर विनोद जी, अगर आप किसान बारे में जानते होंगे, लगातार लोग 15 करने के लिए, किसान महिला के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए, श्रमजीवियों के अधिकार के लिए अगर कोई व्यवस्था बनी सैद्धांतिक नीति से, राजनीतिक पार्टी ने बनाने का काम देख लीजिए। अभी समझ में नहीं आया कांग्रेस को। अच्छा ठीक है, केसी जी, कांग्रेस को समझ में नहीं आया। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 0 पे आउट हो गए। ठीक है, गजेंद्र त्रिपाठी, ठीक है, हो गया कैसे भाई, इनके पास पंजाब हो गया कैसे भाई, अभी जवाब लूंगा ऐसे ही गाली देते रहे, अभी जवाब कटवाते रहे सनातनियों के सरकार में, वो कैसे भाई हो गया, जिन्होंने समर्थन किया, हो गया प्रवक्ता का उसका गला कट जाता है। गजेंद्र त्रिपाठी जी बोलेंगे, गजेंद्र त्रिपाठी कोई आपत्ति नहीं कांग्रेस राजनीतिक विश्लेषक बोलेंगे भाई। ठीक है गजेंद्र भाई बोलिए। गजेंद्र त्रिपाठी, मैंने सभी लोगों की बातें सुनी जी, अगर सही कहा जाए जी तो अखिलेश यादव जी अब गलत पिच पे खेलने के लिए तैयार हो गए। अच्छा गलत पिच पे खेलना है, गलत पिच पे चल, कोई बार उठाइए तो गलत पिच हो गई वो। आप नहीं देखिए, अच्छा। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश ये जानता था जी कि एक विकास का मॉडल लेकर के ये आए थे। अच्छा, और चुनाव हारना और जीतना तो राजनीति में चलता रहता है। अच्छा ठीक है, उन्होंने एक नारा दिया था, काम बोलता है। अच्छा, और निश्चित तौर से काम बोल रहा था उस समय। अच्छा काम बोल रहा था, चलो बिल्कुल काम बोल रहा था। चलिए, और काम बोलने के दौरान चुनाव हार जाना जी, लेकिन वह व्यक्ति अपने स्टेटमेंट पर आज भी कायम रहे जी, तो जनता देखती है कि धरातल पर अखिलेश ने क्या क्या काम किया था। अच्छा, यह चुनाव हुआ जी, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस पार्टी में आते हैं और लगभग उत्तर प्रदेश जान चुका था कि भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बंद होने वाला है। अच्छा, क्योंकि जनमानस के अंदर कहीं न कहीं ऐसी बात थी कि अब सरकार को बदल देना चाहिए। अच्छा, और अखिलेश जी भी इस चीज को जान चुके थे, समाजवादी पार्टी जान चुकी थी। अच्छा, वहां एंट्री होती है स्वामी प्रसाद मौर्य की। अच्छा, और वहां पर एक नया खेल, नया समीकरण, नए जुबान जी, वहां आज ये बोलने का कोई फायदा नहीं है जी, और उसका परिणाम हुआ जी कि समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर हो गई। अच्छा, अब उनको लगा कि एक नया खेल हो, ये खेल है। और क्या हो रहा है, जब कोई विद्यार्थी किसी एक विषय से या किसी भी तैयारी में यूपीएससी ले लिया जाए, वह किसी एक साल में ज्योग्राफी से लिखे, दूसरे साल हिस्ट्री पे लिखना चालू कर दे, अच्छा, तीसरे साल में जाकर पोइट्री पे लिखना चालू कर दे, तो वह कभी पास नहीं होता है। अच्छा, वो इंटरव्यू तक कभी नहीं जाता है। ठीक, वही दशा अब समाजवादी पार्टी की होने वाली है। अच्छा, क्यों होने वाली है ये भी आप जान लें। अच्छा, अरे भाई, आपको वह व्यक्ति आपके पास आया, जी, आप बेदाग थे इस मामले में, आपको ऐसा ढक लिया उसने कि आप दागदार हो गए। आज आप कहते हैं कि हम शुद्र हैं। अच्छा, भाई किसका अपमान कर रहे हैं आप? संविधान का। अगर संविधान की बात होती है जी, तो बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं वह शूद्र नहीं हूं जिस शूद्र की बात की जा रही है।
तमाम धार्मिक पुस्तकों में और तमाम लेखकों के द्वारा जिस शूद्र की बात की गई, बाबा साहब ने उसको स्पष्ट रूप से नकार दिया। ठीक। अखिलेश यादव जहां से आते हैं वो कहते हैं मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूं जी। तो भगवान कृष्ण ने तो गीता में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई कर्म पे आधारित व्यवस्था का निर्माण होता है। आप अगर कर्म उत्तम है तो आप एक योग्य ब्राह्मण हैं जी। अगर कर्म आपके क्षत्रिय वाले हैं तो आप क्षत्रिय हैं, वैश्य वाले हैं तो वैश्य हैं, और शूद्र वाले हैं तो शूद्र हैं। लेकिन आज देश में संविधान लागू है, न गीता लागू है, न कुरान लागू है, न वेद लागू है। अपने अपने घर में बैठ करके पढ़िए आप लोग। अच्छा। यह किसी की एक व्यक्ति की बपौती नहीं है। क्या बात। सूरज निकलता है तो सबके घर में उजाला देता है। वह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखता है। ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं देखता है। ठीक। जिसको दिल करे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बौद्धिस्ट हैं जी। हिंदू धर्म पे कटाक्ष करने की उनकी क्षमता इसलिए है जी। कि यह धर्म के लोग किसी थोड़ी सी बात के लिए सड़कों पे नहीं आते हैं। नहीं तो स्वामी क्या जी। कई स्वामी घर से निकलते नहीं। क्या बात। यह हिंदू धर्म, यह सनातन व्यवस्था शांति का प्रतीक है। ठीक। लेकिन वह कब तक जी, उसका भी समय निर्धारित है। ठीक है। और स्वामी प्रसाद मौर्य से किसने पूछा अभी तक कि तुम कैसे बोले? तुम एक बौद्धिस्ट हो और बौद्धिस्ट कैसे बोला हिंदू पर? यह प्रश्न अभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं, किसी भी कांग्रेस के नेता ने नहीं, बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता ने नहीं पूछा। लेकिन एक आम व्यक्ति, एक भारतीय पूछ रहा है कि तुम हमारे सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे तुम बोलने वाले कौन होते हो और तुम्हारी औकात कैसे हो गई? मर्यादा नहीं है ये। यह मर्यादा यह है कि तुम्हारा वह विषय नहीं है। मर्यादा शब्दावली। तुम बौद्धिस्ट हो जी, बौद्धिस्ट रहो जी। और मौर्य वंश का शासन आ रहा है जी। अपने शासन काल में उठा के देखो, उस शासन काल की कुरीतियों पे चर्चा करो। कौन रोक रहा है आपको? ठीक। बौद्धिस्ट के शासन काल में कुरीतियां नहीं थी। ठीक है भाई, हो गया। पूरी शासन व्यवस्था आज जो देश की हालात है जी, गौरव जी, इस पर जनमानस को जानना चाहिए। ठीक। आज जो देश के हालात हैं जी, इस सबके जिम्मेदार जी, उस कालखंड में जी, भारत के 90% लोगों का बौद्धिस्ट हो जाना ही था। लेकिन याद रखिए फिर एक वहां पे पुष्यमित्र शुंग आएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हो गया। निश्चित तौर से आएगा। ठीक है, ठीक है गजेंद्र भाई, हो गया, हो गया। और जवाब मिलेगा आपको। जी, ठीक है। कैसे भाई आप कुछ बोल रहे थे? जी बोलिए। जी 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 देखिए, त्रिपाठी जी ने, आदरणीय गजेंद्र त्रिपाठी जी ने जी जो सवाल किए बिल्कुल जायज है जी। और देखिए केवल और केवल अपना एक जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म क्या, मैं तो इसको भारतीय धर्म कहूंगा, भारतीय संस्कृति के रूप में हिंदू धर्म है। और आप कोई भी व्यक्ति कुछ भी टिप्पणी इस पे कर दे रहा है। आप देखिए केवल एक भारतीय जनता पार्टी की, देखिए जब डिबेट होती है, डिबेट में उत्तेजना में भी बहुत सारी बातें किसी भी पार्टी का नेता कह सकता है और तमाम बातें हो जाती हैं। हम भी आपके साथ तमाम बार डिबेट में बैठे, हमको कई सारी बातें सुनने को मिली। हो सकता है हमारे मुंह से भी कोई टिप्पणी किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से निकली हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी कोई टिप्पणियां ना हो। लेकिन धर्म पे कोई टिप्पणी मैं बिल्कुल कतई नहीं करता हूं। अच्छा, बिल्कुल। आप देखिए कि अगर कहीं पे कोई टिप्पणी हुई, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जब कुछ बहस हुई, बहस को लेकर के कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। देखिए कि हर एक विचार का समर्थन और विरोध होता है और इसके लिए पूरी जनता स्वतंत्र है जी। अब आप देखिए उसको लेकर के एक जो टेलर है वो राजस्थान का समर्थन करता है और उसका गला काट के हत्या कर दी जाती है। लेकिन क्या इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही है कि रामायण जलाई जा रही है, घटना के बदले की भावना में क्या उतरा, क्या वो इस तरीके से घटनाएं करने लगा? और उसके बाद में भी कांग्रेस के साथी ने क्या सवाल का अधिकार जनता का नहीं है? सवाल का अधिकार गौरव जी का नहीं है? सवाल का अधिकार किसी भी स्वतंत्र विचारक का नहीं है? आपकी जवाबदेही कोई तय नहीं कर सकता है। अच्छा। आप खुद ही बोलेंगे, खुद ही सब कुछ करेंगे। अच्छा। तो आपको सवालों से ही तो परहेज है। अच्छा, सवाल ना पूछे भाई। बार बार आपकी कार्रवाई
आपने विरोध के स्वर को, विरोध के आपके सवाल को जो राजनीतिक रूप से आपकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं, आपका उनसे बैर इतना क्यों है, बैर भाव क्यों है? अच्छा, ये जरा आप जो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं कम से कम मुख्यमंत्री जी के कान में समझ दीजिए। आपकी तो पहुंच है 5 कालिदास मार्ग तक, अच्छा, प्रधानमंत्री जी तक भी आपकी पहुंच है, आप प्रयास करके कर देंगे। तो अपने भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति में सुधार लाने की आवश्यकता है। अच्छा, देश को बचाना है, देश में लोकतंत्र में लोकमत को महत्ता देनी है, लोकस्वर को अंजाम देना है। आप व्यक्तिगत अमर्यादित टिप्पणी करेंगे, प्रधानमंत्री जी अभी तक के सबसे ज्यादा अमर्यादित करने वाले प्रधानमंत्री हैं ये। आप भाषणबाजी करेंगे, आप सनातनी बताएंगे, आप धर्म पे ज्ञान बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको इसकी बुनियादी समझ भी नहीं है जो कक्षा 2 और 3 के बच्चे को होती है। सुदूर गांव में जो बच्चा बैठा है उसको भी इतना संस्कार रूप से सुदृढ़ है, समृद्ध है, जागरूक है, जिसको है। आप पे कोई नैतिक हक नहीं बनता है। अच्छा, और कांग्रेस कोई नैतिक हक नहीं है। जनता ने पूरे देश से खारिज कर दिया। जैसे आप जो ये सत्ता में केवल मलाई खाने के लिए है, सत्ता में अपने पूंजीपतियों दोस्तों को फायदा देने के लिए है, सत्ता में केवल देश को बेचने के लिए है, सत्ता में बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए है। 84 आप सवाल नहीं सुनेंगे। वाली पार्टी केवल और केवल इसलिए 84 के दंगे हुए, इसलिए सिखों का कत्लेआम हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जो गनर था, जो शैडो था, जिसने इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी, वो सिख था। आपका इतिहास कुछ नहीं है। आप जब जब मौका पर राजनीति करते हैं, आप केवल जनता की भावनाओं को भड़का के राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, हिंसा की आग में देश को, प्रदेश को, समाज को झोंक देना चाहते हैं। आप बात करेंगे, ठीक है, तो केवल अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल मुसलमानों का संरक्षण किया। जम्मू कश्मीर से ब्राह्मण भगाए गए, ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ वहां पर, लेकिन कांग्रेस चुप रही। इसी तरीके से आज भी जो कुछ हो रहा है, कांग्रेस चुप है वहां पर। अभी आप देखिए दिल्ली में एक हिंदू बेटी की एक उसका लवर 35-36 टुकड़े कर देता है, लेकिन कांग्रेस चुप। देखिए सवाल है गौरव जी, बड़ा बुनियादी सवाल है। इनकी सुई जो, देखिए मैंने कहा ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आ गया। अभी आज की बात, लोकतंत्र में लोकस्वर की बात, सवालों की बात, इतने अच्छे पैनल के साथ इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात हो रही है। कहाँ चले गए? इनकी जो सुई पास्ट में चलती है, इसीलिए देश को ये रसातल में ले जा रहे हैं। देश में रसातल ले जाने की जो इनकी सोच है, इनकी नीयत है, ये बताती है ये। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप 2 घंटे और डिबेट कर लीजिए। आप इनसे 5 सवाल यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तक मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल पे। सैद्धांतिक सवाल, किसानों के सवाल, देश की बेहतरी का सवाल, भारत के भविष्य का सवाल करके देखिए। इनके पास सिर्फ बोगस, सिर्फ जुमला, सिर्फ व्यक्तिगत अमर्यादित टिप्पणी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा इनके पास, कुछ नहीं है। जनता का पर्दाफाश करना जरूरी है। कैसे देगी जनता जवाब आपको? जनता ने आपको जवाब दिया नहीं दिया? बात की मैंने कहा आप जनता से जुड़े जन सरोकार के मुद्दे, उनकी व्यवहारिक चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उन पर आप 5 सवाल लेने की आपकी क्षमता नहीं है, क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहते, आप समझना ही नहीं चाहते। आप सत्ता के नशे में चोर बेलगाम घोड़े की तरह हो गए। आप सबको रौंद देना चाहते हैं। ये भारत है, आप रौंदने नहीं पाएंगे, आप जन भावनाओं का अनादर नहीं करने पाएंगे। जब तक कांग्रेस पार्टी उसका एक सिपाही है, तब तक गांधीवादी तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, नैतिक तरीके से हो गया लाल चौक लड़ेगा और जनता के हक की बात करेगा। नहीं किया, इनसे पूछिए आप। करेगा, अगर नहीं किया, भारत की सत्ता हटाने का विरोध, ठीक है, हो गया। भवन बात नहीं बोल रहा है, ठीक है। विरोध भाई कैसे हो गया? भवन बात कैसे बोलेंगे आप? तो तिरंगे भवन जी बोलिए, भवन जी बोलिए, कैसे भाई हो गया? भवन जी बोलेंगे, भवन जी बोलिए। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है उनके प्रवचन को सुनने का काम आपके चैनल के माध्यम से जो कि दूसरों को सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे थे कि आपकी सब जमीन खिसक गई है। अभी उपचुनाव के और कई विधानसभा के और एनडीएमसी के चुनाव के परिणाम आए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को थोड़ा सा अभी का अपडेट दे देता हूँ। आपकी हिमाचल की सरकार छीन ली गई है, आपकी एनडीएमसी दिल्ली की छीन ली गई है, और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ मेरे साथी, आप हिमाचल में सभा कितनी सीटें जीती? छीन ली गई है। मैनपुरी दिल्ली में सभा कितनी सीटें जीती? आप रहे, आप दूसरों समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीती? और आप बेगारी की शादी को बंद कर दीजिए। आपको बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भाई, जोशी जी आपको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोल रहे हैं।
बोल रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इनको बहुत सुनिए गौरव भाई, मैं तो बहुत धैर्य से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुनता हूँ। अभी ये बहस कर रहे थे, मैं इनको सुनता रहा, लेकिन जब मेरी बारी आई तो ये विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते। अच्छा, मैं बोल ये वो क्यों हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि क्यों खतरे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग ऐसी है कि अपने विपक्षियों को दबाया जाए, विपक्षों की आवाज को दबाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कहता हूँ, ये समाजवादी लोग हैं, दबने वाले कुचलने वाले लोग नहीं है। हम लोग जोरदार तरीके से आपसे विपक्ष की बात करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक बात करते हैं, और आपकी राजनीतिक जमीन उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने खाली करने का प्रयास करा है। आप देखिएगा, अरे पहले परिवार को एक तो कर लीजिए, कभी बाहर करते हैं शिवपाल जी को, कभी अंदर लाते हैं, फिर बाहर करते हैं, फिर अंदर लाते हैं, फिर पार्टी बाद में बनाते हैं, कितने दिन तक बना के रखेंगे ये तो बताइए पहले। जोशी जी कुछ पूछ रहे हैं, केसी भाई जल्दी पूछिए, क्या बोल रहे थे आप? केसी भाई जल्दी बोलिए। नहीं देखिए, ये अभी तक कम से कम समाजवादी पार्टी कम से कम परिवारवाद था, परिवार की पार्टी थी। अब परिवार के लोग इनके सब टूट गए। अच्छा, शिवपाल जी को बाहर किया, फिर अंदर किया, फिर बाहर किया, फिर अंदर किया, और इनकी परिवार की उनके चाचा भतीजा वाला प्रेम है, आपको क्या दिक्कत है? दूसरी बहू है मुलायम सिंह जी की, वो आज भारतीय जनता पार्टी में न जाने कितने लोग छोड़ करके समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो आप अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं ना? कम से कम अपने लोगों को संभाल के जवाब दीजिए, होना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कौन सी देश में क्रांति कर दी थी? पंकज सिंह ने कौन सी देश में क्रांति कर दी थी? जैसा कहां से आ गए? ये आपका परिवारवाद पूरा देश और प्रदेश जान चुका है, आपकी कलई खुल चुकी है मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी। आपके यहाँ जितना परिवारवाद है, इतना किसी देश की पार्टी में नहीं है। पंकज सिंह कौन से क्रांतिकारी है? वही तो मैं कह रहा हूँ, परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी तक कम से कम परिवार था, अब तो आपके साथ समाजवादी पार्टी के नाम पर परिवार के साथ नहीं है। ठीक है, ये साहिब सिंह वर्मा जी, हो गया प्रत्याशी के डोरा नहीं मिलते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आपको प्रत्याशी डोरा नहीं मिले, और एक भी सीट आप नहीं जीत पाए। जहाँ पर पहले से चुनाव होना था, बजट के चुनाव होना था, वो भी आप हार जाते हैं। तो कम से कम अपना मूल्यांकन करिए। देखिए, अगर आप रामायण जलवाएंगे, भगवान राम का विरोध करेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे, दीपावली में अयोध्या में दीप जलाएंगे, उसका विरोध करेंगे, होली का विरोध करेंगे, जनता आपके साथ कैसे है? मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। ठीक है, हो गया भाई, हो गया, मूल्यांकन करिए। आ गई बात, आ गई, आप लोग बात आ गई, बिल्कुल ठीक है, बात आ गई आपकी। ठीक है, त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी करिए, सुनील भाई पूरी बात पूरी करिए। गौरव जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं आपसे गौरव भाई कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी सब बात करवाओ, ये परिवारवाद की बात मत करवाइए। पूरी डिबेट इसमें खत्म कर दूंगा मैं, पूरी डिबेट खत्म कर दूंगा, इनका परिवारवाद बता दूंगा। कैसी भाई परिवारवाद की बात कर लीजिएगा आप, एक घंटे ये बात चलेगी, फिर एक घंटे बोलेंगे भाई। तो लगभग सब पार्टियों में मैं कह रहा हूँ ना, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक सारा परिवारवाद बता दूंगा पूरे देश जी। आपकी सरकार थी, भुवन भाई, सुनील त्रिपाठी बोल रहे हैं, जवाब बताइए हमको जी। प्रोफेसर साहब, मेरा एक सवाल आपसे है जी। जब आप सत्ता में आए थे, सरकार आपकी थी, उस समय नौकरियों में किस जात के लोग, किस क्षेत्र लोग रखे गए, जिसमें माननीय न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, इससे देना पड़ा? आप बताइए कौन लोग थे वो? अच्छा, आप समाज बात करते हैं, बैकवर्डों बात करते हैं, सत्ता में जब आते हैं तो केवल यादों की बात करते हैं। क्यों करते हैं आप? जबकि आपके साथ बैकवर्ड जातियां तो हमारी बहुत हैं। अच्छा, लेकिन नियुक्तियों में, पदों में, भर्तियों में, जिलाधिकारियों की नियुक्तियों में क्यों आप एक वर्ग के लोग रखते हैं? अगर आप समानता की बात करते हैं और समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, भुवन भाई जल्दी जवाब दीजिए, समय का 30 सेकंड बोलिए। मैं इनको बताना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय की अभी सूची आई है, आप जरा अध्ययन कर लीजिए। आवाज नहीं मिल रही है। आरक्षण चिन्ह का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। निश्चित तौर पे अभी आपका आरक्षण यहाँ ओबीसी का यही नहीं चिन्ह है। इसके अलावा ये देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट को डांट लगाई, किसी भाई का संपर्क कट गया, कराइए, तब ये लोग आरक्षण करा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ठीक है, SC/ST का प्रोफेसर साहब, यहाँ तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं तो आपकी चले, ठीक है। गजन भाई फाइनल कमेंट दीजिए। गणेश भाई, देखिए ऐसा है जी, राजनीतिक बातें से हम लोग जी अब मेन बात पे आ गए जी। जल्दी बोलिए। कहां पे आ गए जी? कि नौकरी और आरक्षण जी। तो जिस राष्ट्र में जी योग्यता माने ही नहीं रखती है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। ठीक है,
99% लेकर के एक बच्चा बाहर होता है और 86 लेकर के एक बच्चा IAS हो जाता है। अच्छा, ये दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का जी। और यह जब तक होता रहेगा, क्वालिटी जो लेकर चर्चा का विषय था एक दिन जी, कि यहां से बच्चों का जो बाहर की दुनिया में जाना है, एक तरह से कहा जाए कि पलायन हो रहा है जी। जैसे पहले सूखाग्रस्त कोई क्षेत्र होता था, वहां से किसान निकल करके दूसरे तरफ आ जाते थे, ठीक है, तो पलायन हो रहा है आज किसका? ब्रेन का, प्रतिभा का। और जब ब्रेन बाहर जाएगा, प्रतिभा बाहर जाएगी, तो राष्ट्र की बुनियाद हिल जाएगी, और हिला दिया है इन सबों ने। ठीक है, तो क्वालिटी जब तक एक्सेप्ट नहीं की जाएगी राष्ट्र में जी, राष्ट्र को का भविष्य आप उज्जवल नहीं देख सकते हैं। आप सभी मेंबर्स कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी, धार्मिक बयानबाजी को लेकर चर्चा थी, यहाँ पर रामचरितमानस की चौपाइयों के विरोध को लेकर चर्चा थी, यहाँ पर कार्रवाई को लेकर, और चर्चा थी यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था को लेकर जिसकी जरूरत शायद हम किसी को नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जब भी चर्चाएं होती है, जब भी बात होती है, तो हम मुद्दों से भटककर अन्य मुद्दों पर चले जाते हैं और एक दूसरे की गिरबान में झांकने लगते हैं और कहते लगते हैं कि मैं शरीफ हूं, आप शरीफ नहीं हो। पर शायद जनता जानती है कि कौन कितना शरीफ है और कौन कितने पानी में है, जिसका समय समय से जनता अपने परिणामों के माध्यम से आभास भी कराती रहती है। हमारा देश संस्कृति का देश है, हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, हमारा देश सुचिता का देश है। यहाँ पर धार्मिक बयानबाजी की जरूरत नहीं है। हम भी समय अनुसार जल्द ही उम्मीद करेंगे कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जो चर्चाओं का दौर है, जो संघर्ष का दौर है, अगर कभी जनता के मुद्दों के लिए होगा तो शायद सबसे ज्यादा खुशी जनता को भी होगी और हम जैसे खबरन बीसों की भी होगी, क्योंकि शायद इस मुद्दों पर चर्चा करना सबको भी पसंद नहीं आता है, चाहे हम हो और चाहे आम जनता हो। तो कम से कम अगर संघर्ष करना है तो कुछ धार्मिक बयानबाजी के अलग कुछ जनता के मुद्दों पे कर लीजिए, तो शायद कुछ अच्छा भी होगा, कुछ परिणाम भी बेहतर होगा और शायद कुछ ऐसी विचारधारा जन्म लेगी जिससे हमारा देश विश्वगुरु बनने का जो सपना देख रहा है वो पूरा हो सकेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।